हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? यस यस यस, वी आर फाइनली बैक। वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर, थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यस यस यस, आई नो यू आर वेरी, आप लोग मेरे से बहुत 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 ज्यादा परेशान हो, है ना? आई नो। देखो, मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारी क्लासेस एक दिन लेती हूँ, 2 दिन, 3 दिन लेती हूँ, फिर आई टेक अ गैप 2-3 दिन का। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ। ये वाली जो चीज है ना, ये अपन लोग के इसमें आती रहेगी, ठीक है। कि दीदी 2 दिन लेगी क्लास, 3 दिन लेगी, और फिर 1-2 दिन बीच में गैप हो सकता है। पहली बात, तुम्हारा रिवीजन के लिए भी एक होता है वो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बैक टू बैक क्लास लूंगी तो तुम्हें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जिस दिन इन केस आई एम नॉट टेकिंग क्लास, सी आई डोंट प्लान कि मैं आज क्लास नहीं लूंगी, कल क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। ये बाय चांस हो जाता है। और मैं इसीलिए बोलती हूँ, तुम प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, जिससे कि मैं तुम्हें बता सकूं। मैं अभी तक उस पर नहीं बता रही थी, बिकॉज देर आर नॉट मेनी पीपल ऑन दैट, ठीक है। मुझे नहीं पता होता है कितने लोग मेरे इसमें स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट नहीं है। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम राइटिंग इट अबाउट कि भाई तुम, मैं कब क्लास ले रही हूँ, मैं कब क्लास नहीं ले रही हूँ, सो यू विल बी ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर। ओके, ये अपन लोग अपना, अब मैं शुरू कर देती हूँ। ये मैं नहीं कर रही थी, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले भी क्लासेस में बताया था कि मैं भी स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, मेरी भी पढ़ाई हो जाती है, मेरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दैट आई एम अनेबल टू टेक क्लास, ठीक है। सो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने क्या कहा था कि वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, still I will take your classes, still I will be able to complete your syllabus before your half yearly. हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो मेरी जिम्मेदारी है, आई विल बी एबल टू डू इट। वो तो मेरे ऊपर, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हारा हेडेक क्या है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम्हें पहली बात तो हेडेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पेपर में आएगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तुम अपना कर्म करो, मैं अपना करती हूँ। यस, मैं अपने कर्म में थोड़ा सा मेरा डिले हो रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरी और भी चीजें साथ में आ जाती हैं, ठीक है। बट तुम्हारी सिलेबस खत्म होने में, तुम्हारे हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिले नहीं होगा। बाय एंड ऑफ ऑगस्ट we will be done with our half yearly syllabus. I am telling you, I am giving you this assurance. चाहे अब तुम्हारा सितंबर में एग्जाम, तुम्हारा 10 सितंबर से हो, 15 सितंबर से हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 31 अगस्त आई विल राइट इट नोट। तो हमारा पेन इतना अच्छा चलता है, मैं क्या ही बोलूं, है ना। 31 अगस्त को हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो थर्ड हम ऑलरेडी कर रहे हैं। थर्ड में अभी मुझे 6 क्लास और लगेंगी, क्योंकि एक क्लास पे अपन लोग एक वो ओवरव्यू करेंगे पूरे स्टेज का, क्योंकि 5 स्टेजेस हैं इन टोटल। तो हम उसका एक स्टेज में, एक क्लास में एक का करेंगे, और वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि स्टेजेस बड़े हैं, स्टेजेस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो 1 घंटे से वो 1.5 घंटा भी एक्सीड हो सकता है, बट सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ हो जाएगा, बाय दिस मंथ वी विल बी डन विद, ठीक है। अगस्त में 31 डेज होते हैं, 31 डेज में तुम्हारा बाकी का 2 चैप्टर, चैप्टर 4 दैट इज सेंसरी चैप्टर, सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल चैप्टर, एंड जो फिफ्थ चैप्टर, ये पहले एक ही चैप्टर का नाम था, सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल, ठीक है। एंड द फिफ्थ चैप्टर दैट इज लर्निंग, ये दोनों चैप्टर हम अगस्त में खत्म कर लेंगे। ओके, तो तुम्हें इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा चैप्टर क्यों इतना स्लो चल रहा है, हमारा सिलेबस क्यों इतना स्लो चल रहा है। व्हाट इट, तो टुडे ऑलरेडी इट इज 26, है ना।
तो 26, 27, 28, 29, 30, 31st, यस वी विल बी डन विद इट। ठीक है, 6 दिन मुझे मुझे 6 पार्ट्स चाहिए, 6 चैप्टर उसमें हो जाएगा। नहीं होगा 1 अगस्त तक होगा, लेकिन तुम्हारा चैप्टर बाय एंड लाइक 1 अगस्त को जो होगा वो इसका पीवाईक्यू और वो सारी चीजें होगी। ठीक है, तो उसको हम अपन लोग इसमें काउंट नहीं करते। मेन है कि चैप्टर कंप्लीशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन तुम्हारा इस मंथ में ही खत्म हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। सो तुम्हें मैंने आते ही बहुत बड़ा एक सरप्राइज दे दिया, तुम्हें मैंने आते ही बहुत सारी चीजें बता दी, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैसे हैं आप सब। आई अज्यूम सब लोग बहुत अच्छे हो गए, है ना। अपन लोग की लाइव क्लास तो हो नहीं रही है, और मैं ये बहुत चीज बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि लोग ऐसे साइड में चैट्स आती है, वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग बातें करते हैं, क्लास करते हैं। अपन लोगों का ये पता नहीं कब आएगा, बट बहुत जल्दी आएगा। आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। बहुत जल्दी आएगा, जैसे जैसे हमारा ये थोड़ा और अच्छा होगा और बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। सो वी विल ट्राई कि हम इसे लाइव क्लास जल्दी कर दें। ठीक है, लाइव क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे फिर। अभी क्या है ना, ज्यादा तो देखो तुम लोग अभी बहुत कम हो, ठीक है। तो बहुत कम लोग अभी ये देख रहे हैं। और इसके लिए नहीं कि मुझे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, मेन मेरा ये है कि जब भी मैं लाइव करूँ ना, तो इट्स मोर लाइक कि एग्जाम टाइम पे आई विल ट्राई टू कीप इट लाइव, जैसे मैराथन वगैरह। बिकॉज अभी ना सबके टाइमिंग अलग अलग होता है, तो फिर मेरे लिए फिर वो समझ में मुझे नहीं आता कि व्हेन शुड आई। तो मैं अपनी कन्वीनियंस से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं फिर उसको अब तुम्हारे एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं शेड्यूल कर देती हूँ। अब तुम्हें कब देखना है वो तुम अपने कन्वीनियंस से देखते हो। तो मैं कोई चीज फोर्सफुली नहीं करना चाहती कि मैं 6 बजे की क्लास है तो 6 बजे आई नीड एवरीवन, नहीं। इसीलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं 6 बजे डाल देती हूँ, whoever इज अवेलेबल एट 6, जो भी देख सकता है वो देख लो, जो नहीं देख सकता है वो 7 बजे देख लो, 8 बजे देख लो, 9 बजे, तुम अपने कन्वीनियंस से यू जब भी तुम्हें देखना हो तुम देख लो। ठीक है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अपन लोग के इसमें ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आई अज्यूम तुम लोग बहुत अच्छे होगे, है ना, मजे में होगे, स्कूल अच्छा चल रहा होगा। सो अगर तुम्हें याद हो, जो हमने 3-4 दिन पहले पढ़ाई किया था, एज फार एज आई नो, तुम्हें वेंसडे तक तो किया था, उसके बाद हमने नहीं किया है। तो एज फार एज आई नो तुम भूल गए होगे कि हमने क्लास क्लास में क्या पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा सा तुम्हारा मेमोरी वापस लाते हैं उस बात पे कि हमने क्या पढ़ा था, और अपनी क्लास का परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन भी लेकर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। यस, तो डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। तो इसमें हमने कुछ फैक्टर जैसे हेरिडिटरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़ा था। यस, हमने ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो हमने जब हेरिडिटरी पढ़ा था तो हमने इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा। जीनोटाइप इज बेसिकली योर जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक हेरिटेज, जो जेनेटिक लीनिएज जो चलते आ रहा है, एंड फिनोटाइप तुम्हारी स्पेसिफिक चीजें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जीनोटाइप को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन फिनोटाइप इज ऑब्जर्वेबल, लाइक तुम्हारी आंखों का कलर, तुम्हारी स्किन का कलर, तुम्हारे बालों का कलर, है ना। ये सारी चीजें वी कैन ऑब्जर्व। अब हमने ये पढ़ा था कि जीनोटाइप जो है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट करता है कि तुम्हारी डेवलपमेंट किस तरीके से हो। तो इट क्रिएट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर यू। ठीक है, तुम्हारी डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट जो है जीनोटाइप बताता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे उसको लाइक पोषण मिलेगा, उसको कैसे रोशनी मिलेगी, उसको कैसे स्टिमुलेशन मिलेगा, वो एनवायरनमेंट का काम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि जीन्स जो है, हमारी जो जेनेटिक्स है, वो अकेले में डेवलपमेंट नहीं करती, उसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट भी लगता है। और क्योंकि हर किसी का जीनोटाइप अलग है और हर किसी का एनवायरनमेंट भी अलग होता है, उस वजह से हर इंसान भी यूनिक कहलाता है, राइट। यस, हमने इसमें ये लास्ट में ऐसे इस पॉइंट पे कंक्लूड किया था कि जेनेटिक्स दैट इज जीन्स जो है हमारे, हमारा एक लिमिट सेट करता है कि भाई तुम्हारी इतनी ही लिमिट है, और उसी लिमिट के अंदर एनवायरनमेंट हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हमने इसमें क्या एग्जाम्पल पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की हाइट छोटी है, हाइट छोटी है मतलब छोटी हाइट का उसको जीन्स मिला है। अब चाहे उसको एनवायरनमेंट में कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, चाहे वो कितना ही कुछ कर ले,
वो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसका जीन्स ही छोटा है। तो जीन्स में ही छोटा का उसको जीन्स मिला है, तो जीन्स ने एक लिमिट सेट कर दी, लेकिन एनवायरमेंट ने उसको थोड़ा सा उसी के अराउंड, उसी लिमिट के अंदर उसको डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर दी। किसने? एनवायरमेंट ने। यस। अब मान लो कोई बच्चा इज ऑलरेडी इंट्रोवर्टेड, जेनेटिकली इंट्रोवर्टेड है, अब उसको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाए, तो क्या बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा? होगा। थोड़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही इंट्रोवर्ट वाली है। तो इंट्रोवर्ट से वो हल्का सा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अलोंग विद दैट, जिस टाइप का पेरेंट अपने बच्चों में जीन्स डालते हैं, उसी टाइप का पेरेंट्स अपने बच्चों को एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस देते हैं। क्योंकि अगर दोनों में मिसमैच होगा, दोनों में मेल नहीं होगा, तो फिर बच्चे की डेवलपमेंट पे काफी असर पड़ेगा, है ना? तो ये भी बात थी ना। यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, दैट वाज ऑल अबाउट आवर फैक्टर्स। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट में सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी, किसी का भी डेवलपमेंट एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे लेजेंड थे, एक हमारे दिग्गज थे, उन्होंने एक हमें सिस्टम बताया था, ये वाला सिस्टम। ठीक है। सॉरी। ठीक है। इस सिस्टम में उन्होंने हमें क्या बताया था? इस सिस्टम में उन्होंने हमें ये बताया था, बेटर ना? ठीक है। सी प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। ठीक है, तो तीसरी बार मैंने अच्छा ठीक करना। ओके। नाउ जो हमारे दिग्गज थे, दैट इज, उनका क्या नाम था? यूरी ब्रॉनफिन ब्रेनर्स, है ना? तो उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने हमें ये बताया था कि डेवलपमेंट एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो उन्होंने एक कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट दिया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि इंडिविजुअल को काफी तरह तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके डेवलपमेंट में आते हैं। तो उन्होंने 5 डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, 5 तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात करी थी। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बात करी थी माइक्रो सिस्टम। माइक्रो, देखो 5 क्या था? माइक्रो, एक्सो, सॉरी, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोन। 5 था। तो माइक्रो क्या हुआ? माइक्रो मतलब इंडिविजुअल का इमीडिएट सराउंडिंग। तुम्हारा इमीडिएट सराउंडिंग क्या है? तुम्हारे आजू बाजू तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स हैं। आजू बाजू मतलब अभी बाजू में नहीं, मतलब तुम जिनसे एवरीडे इंटरेक्ट करते हो। मतलब स्कूल हो गया, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स हो गए, दोस्त हो गए, है ना, पेरेंट्स हो गए। तो ये तुम्हारा माइक्रो सिस्टम, कि इनके आजू बाजू रहने से, इनके इन्फ्लुएंस से तुम्हारी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। माइक्रो सिस्टम। फिर आ जाता है मीजो सिस्टम। मीजो मतलब व्हाट? दो, ये जितने भी अभी मैंने फैक्टर्स तुम्हें बताए, जितने भी मैंने लोग बताए, इन लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उससे तुम्हारे ऊपर डेवलपमेंट होता है। मान लो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में बातचीत होगी, उनकी जो बातचीत होगी वो तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दोस्त से बात करेंगे कि ना तुम अरे बेटा तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो रोहित को हेल्प कर दो पढ़ाई में, है ना? तो तुम्हारा फिर दोस्त तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो इससे तुम्हारी डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ पर हम लोग दो जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जितने ये लोग तुमने अभी देखे, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। देन आता है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट फिर भी तुम्हारे ऊपर इसका असर दिखता है। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, बोलते हैं ना? तो वही वाली बात है कि तुम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, बट तुम्हारे ऊपर इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नो मैटर व्हाट, तुम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ये इसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सो सिस्टम इज ओनली कि जहां पर तुम्हारे ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता है, बट डायरेक्टली तुम इन्वॉल्व नहीं होते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया, अब तुम्हारे ऊपर भी इसका असर पड़ेगा ना, तुम तो इसमें इन्वॉल्व थे नहीं, तुम्हारा तो ट्रांसफर नहीं हुआ, बट बिकॉज तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो तुम्हें भी ट्रांसफर का असर दिखेगा तुम्हारे ऊपर भी। यस और नो? तो ये हो गया एक्सो सिस्टम। फिर तुम्हारा हो गया मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल। देखो, एक होता है माइक्रो मतलब छोटा,
एक होता है मैक्रो, होता है बहुत बड़ा। तो मैक्रो लेवल पे आ जाती है तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे कल्चरल नॉर्म्स, ये सारी चीजें जहाँ पे तुम रहते हो, कल्चर, जिस कल्चर में तुम रहते हो उससे भी तुम्हारा अफेक्ट होता है। ठीक है। एंड देन लास्टली इज योर क्रोनो सिस्टम, तुम्हारी जिंदगी की कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स जो तुम्हें तुम्हारी डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा असर डालते हैं। तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सनल सोशल हो सकता है। ठीक है। मान लो तुम्हारा का जब बर्थडे हुआ था तो जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, या फिर तुम्हारी फैमिली में किसी ने अपने किसी पसंदीदा कुछ खो दिया है ना, कोई किसी दूर चला गया, या तुम्हारा मतलब किसी का डाइवोर्स हो गया, या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तो ये सारी चीजें भी तुम्हारे एज अ चाइल्ड, तुम्हारे मतलब एज अ चाइल्ड के डेवलपमेंट में काफी अफेक्ट लाती है। ठीक है। तो ये 5 सिस्टम अपन लोग ने पढ़ा था यूनिब्रॉन्सन ब्रेनर्स के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन यू विल गेट, इवन इस पे भी यू विल गेट अ क्वेश्चन। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस पे तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपन लोग ने ये भी पढ़ा था कि जिस तरीके का बच्चे का एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उसको वहां पे कुछ नहीं अच्छा मिल रहा है, सब खराब मिल रहा है, इम्पोवरिश एनवायरनमेंट है, तो वहां पे उसको ढंग की चीजें जैसे बुक्स वगैरह ये सब भी जो है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसकी एनवायरमेंटल सेटिंग्स अच्छी नहीं होगी, उसके आजू बाजू सराउंडिंग भी नॉइजी होगा। इन सब कंडीशन की वजह से बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखो यूडी ब्रॉडबैंड प्लानर्स जो है इंडियन मॉडल नहीं था, लेकिन इंडियन मॉडल में भी तो अपन लोगों को कुछ चाहिए, अब इंडिया वाले दूर क्यों रहेंगे, है ना। तो इंडिया में यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दुर्गानंद सिन्हा जी थे। उन्होंने अपना इकोलॉजिकल मॉडल दिया था, जहां पे उन्होंने 2 लेयर्स की बात करी थी, एक था अपर लेयर, एक था लोअर लेयर। ठीक है। या सराउंडिंग लेयर तुम बोल सकते हो। तो एक था अपर लेयर जो काफी विजिबल था। ठीक है। तो इन्होंने दो कॉन्सेंट्रेट्रिक लेयर्स की बात करी थी, द अपर एंड द मोर विजिबल लेयर्स, जो ज्यादा दिखता है, ऊपर ऊपर जो काफी दिखता है, जैसे क्या, घर, स्कूल, पीयर ग्रुप एक्सेट्रा। तो अगर हम इसकी बात करें कि कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपर लेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो है सबसे पहले तुम्हारा घर। उसके बाद घर में तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे घर में रहने की जगह, तुम्हारा घर है कहाँ, तुम्हारे घर में कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये सब क्या, ये सब तुम्हारे डेवलपमेंट में असर नहीं करती, जरूर करती है। उसके बाद तुम्हारा स्कूलिंग कैसा है, उसके बाद तुम लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर, तुम्हारे पास तो आजू बाजू की चीजें हैं, तुम उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर तुम्हारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब ऊपरी परत है, ऊपर ऊपर से हम ये सब देख सकते हैं। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, दैट इज सराउंडिंग लेयर, अकेले तो काम करता नहीं है, इसके साथ कुछ होते हैं सराउंडिंग लेयर जो अपर लेयर को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा जनरल जोग्राफिकल कंडीशन, तुम पहाड़ में रह रहे हो, बीच के साइड रहते हो, या प्लेन मैदानी इलाके में रहते हो, या प्लेटो इलाके में रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वो वाला एरिया, तुम्हारे उधर खेलने की जगह है कि नहीं, पढ़ने की जगह है कि नहीं, ये सारी चीजें, कितना क्राउड है, वो सब। फिर तुम्हारे उधर किस तरीके का इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, तो उन लोगों का हर लोगों की तरफ, जैसे कास्ट क्लास, इन सब के बारे में उनके क्या फैक्टर्स हैं, तुम्हारे पास जनरल एम्यूनिटीज है कि नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम ओवरलुक कर देते हैं, बट ये फैक्टर्स, ये जो सराउंडिंग लेयर्स हैं, ये तुम्हारे अपर लेयर को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है। इसके बगैर, दैट इज तुम्हारी सराउंडिंग लेयर के बगैर तुम्हारा अपर लेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स गो इन हैंड इन हैंड, मतलब दोनों साथ साथ जाते हैं। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो हम घर में ये भी देखते हैं कि तुम्हारा घर है कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ लोकेटेड है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारे घर की कंडीशन क्या है, हर एक चीज हम देखते हैं। ठीक है। तो क्योंकि जब हम तुम्हारा डेवलपमेंट देखते हैं, जो भी तुम्हारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज जिसके बारे में हमें लगता है यार इससे क्या ही होगा, हर छोटी चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट, तुमने डेटा के बारे में पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में, उसके लिए सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि इससे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट को समझ में आता है कि जो उनका क्लाइंट है या जो उनके पास आया है हेल्प के लिए, उसके डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, तो उनको उससे ये सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो ये था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन लोग जो पढ़ेंगे, देखो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इन्फेंसी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इन्फेंसी एक क्लास में लूंगी, चाइल्डहुड मैं एक क्लास में लूंगी, एडोलेसेंस मैं एक क्लास में लूंगी, एडल्टहुड एक क्लास में लूंगी। तो इस तरीके से मैं एक क्लास में एक स्टेज करके मैं इसको खत्म कराऊंगी। मैं एक ही क्लास में तीन चार चीजें मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो इस वजह से क्लास 1 या 1.5 घंटे हो सकती है, आज नहीं होगी, इन्फेंसी वाली क्लास से शुरू हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास आई थिंक 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो देखो, तुमको अभी तक मैं बता रही थी डेवलपमेंट मैं बता रही थी ना कि कंसेप्शन से लेके तुम्हारे अंतिम सांसों तक जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस होती है, जो हमें पता है होगी, हर स्टेजेस पे हमें प्रिडिक्टेबल चेंजेस पता होती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो प्रोग्रेसिव होती है, वो सारी चेंजेस जो होती है वो इन टोटल डेवलपमेंट होती है। तो अब डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, मतलब ना कंसेप्शन से ओल्ड एज तक। तो ये कंसेप्शन, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ये सारी डेवलपमेंटल आपकी स्टेजेस होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट को हम जनरली किसी पीरियड्स या स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जैसे आप तुमने तुम्हारे घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे या छोटा कोई नया बच्चा आया होगा, है ना, तो नए बच्चे को देखो, छोटे भाई बहन होते हैं, तो सब हम लोग कितने अलग अलग तरीके से काम बिहेव करते हैं। जैसे तुम अलग तरीके से बिहेव करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तुम्हारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तुम्हारे घर में और छोटे बच्चे हैं जो अभी बेचारे बस चुन्नू मुन्नू से हैं, वो अभी वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, है ना। या फिर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। क्यों? सबकी स्टेजेस अलग हैं, सब अपने स्टेज के हिसाब से बिहेव करते हैं, सबकी स्टेजेस में अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सबके स्टेज की अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट होती है, हर स्टेज में अलग अलग सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होती है। इस वजह से अगर तुम अपने आजू बाजू पड़ोसी में भी देखोगे ना, तो तुम वहां पे भी देखोगे सब कोई एक तरीके से एक ही मैनर में बिहेव नहीं करते। और ये वेरिएशंस इतनी क्यों है? बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, तुम अलग, तुम क्योंकि तुम एडोलेसेंट हो, तुम अलग तरीके से कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग स्टेज में है। ह्यूमन लाइफ, हमारी जो जिंदगी है, ये अलग अलग स्टेजेस में चलती है ना, स्टेजेस में चलते। जैसे तुम अभी एडोलेसेंस में हो, कुछ साल के बाद एडल्टहुड में आ जाओगे, उसके कुछ साल बाद, बहुत कुछ नहीं, बहुत सालों के बाद फिर तुम ओल्ड एज में भी जा सकते हो। जा सकते हो मतलब जाओगे, ऑफ कोर्स जाओगे, है ना। एडोलेसेंस से पहले तुम चाइल्डहुड स्टेज पे थे, है ना। तो देखो, ये स्टेज कुछ ऐसा है कि सिर्फ सबको ही जाते हैं एंड तुम डिनाई नहीं कर सकते। इफ यू विल लाइक नहीं मुझे तो एडोलेसेंस में ही रहना है, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको एडोलेसेंस छोड़ के एडल्टहुड की घर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब तुम देखो, अपना टाइम सबको अच्छा लगता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर पीरियड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अब उसी स्टेज पे बिल्कुल अटके रह जाओगे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, नेचर का ही लॉ नहीं है। नेचर का लॉ क्या है? चेंज, है ना। बट प्रकृति का ही चेंज है। प्रकृति में ये है लॉ कि भाई उसमें चेंजेस होती रहती है। तो तुम भी तो नेचर का ही पार्ट हो, तो तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं होंगे? इसी वजह से अपने किसी मतलब मेमोरीज होना अच्छा है, लेकिन मुझे तो आप बड़ा अब होना ही नहीं है, मुझे तो यही फिक्स हो जाना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं उसको क्या अज्यूम किया, डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या सबके क्या परमानेंट होते हैं? नहीं, टेम्पररी होते हैं, क्योंकि सब कोई एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते ही जाते हैं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और हर स्टेज के अपने कुछ डोमिनेंट वर्चस्व बिहेवियर, वर्चस्व कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो
एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कंप्लीटली कैटेगराइज करते हैं, जैसे यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंटल स्टेजेस आर अज्यूम टू बी टेम्पररी एंड ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट फीचर और ए लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक जो उस पीरियड को यूनिकनेस देती है। हर पर्टिकुलर स्टेज में इंडिविजुअल आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, आगे ही बढ़ता है, अपने एक गोल की तरफ बढ़ता है। गोल मतलब क्या, वो एबिलिटी जो वो अचीव करना चाहता है उसी ऑर्डर में जो औरों ने किया था, इन ऑर्डर टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। तुम्हें एडोलेसेंस में तुम्हारी कुछ डिमांड्स होती है, कुछ गोल्स होते हैं जो तुम्हें पूरी करनी होती है, जिसके बाद तुम एडल्टहुड में जाते हो। फिर एडल्टहुड में तुम्हारे कुछ टारगेट्स होते हैं जिसको करने के बाद तुम ओल्ड एज में जाते हो। टारगेट होते ही होते हैं कि हमें इतना तो आ जाना चाहिए, हमें इसका ये चीजें आ जानी चाहिए, इस स्टेज में हमें इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा कुछ गोल होता है जो तुम अगर पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें आगे स्टेज में जाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है। सबका ऑफ कोर्स डेवलपमेंटल स्टेज पे जाने का समय अलग अलग होता है, वेरी करता है, लेकिन वो स्टेज पे जाने का जो रास्ता है वो सबके लिए कॉमन ही होता है। ऐसा नहीं मेरे लिए अलग है, तुम्हारे लिए तो कम्प्लीटली अलग होगा। सबके लिए एक जैसा ही होता है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, सबके लिए सेम है, चाहे तुम इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कहीं के भी हो, सबके लिए एक ही डेवलपमेंटल स्टेज का कॉन्सेप्ट है। ओके, so of course they do vary with respect to time or rate of development from one stage to another. अब ये भी तुम्हें देखना है कि हर में अलग अलग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, और उसमें हम इजिली उसको अकम्प्लिश कर भी लेते हैं। कि मैंने क्या कहा, कुछ स्टेजेस में हम कुछ स्किल्स, कुछ बिहेवियर आसानी से सीख जाते हैं, और उसके साथ हमारा वो स्टेज काफी सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज की डिमांड है कि तुम्हें ये आना ही चाहिए। अगर ये तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टी आगे जाके बढ़ जाएगी, राइट ना। ये अकम्पलिशमेंट तुम्हारे लिए एक सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है जो तुम्हें पूरी करनी है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है। हर के अलग अलग होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। हर स्टेज में अलग अलग, चाहे इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो, एडल्टहुड हो, ओल्ड एज हो, हर इन 5 स्टेजेस में सबके अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क है जो उनको उसी स्टेज में पूरे करने हैं। जैसे तुम्हारा एक होता है ना डेडलाइन की, मुझे ये काम इतने ही, ये प्रोजेक्ट मुझे इतने ही दिन में करके कंप्लीट करना है, वैसे ही तुम्हारा डेवलपमेंटल स्टेज भी होता है कि ये कुछ पर्टिकुलर टास्क है जो आपको इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज में पूरे करने ही पड़ेंगे। सीखना है तो सीखोगे ही, सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा, सीखने वाली चीज है। अगर ऑब्जर्व करके सीख सकते हो तो वो करके, लेकिन तुम्हें सीखना तो है ही। मतलब डिमांड है उस डेवलपमेंटल स्टेज, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और तुम चाहो या ना चाहो तुम वो चीजें सीख जाते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर अभी एडोलेसेंस में हो तो तुम अभी खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, लेकिन अगर तुम अभी घर के बाहर निकलोगे तो यू विल गेट टू नो हाउ टू कुक, तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। और एडोलेसेंस में कहीं ना कहीं इट इज वो एक हम बोल सकते हैं एक मिनिमम एक छोटी सी टास्क होती है कि यू शुड नो हाउ टू कुक। या अगर मैं बात करूं अपने तुम्हारे आइडेंटिटी, इन ऑर्डर टू नो कि तुम्हें अपना करियर क्या सेटअप करना है, तुम्हें अपना आगे करियर क्या करना है, तो ये डेवलपमेंटल टास्क है तुम्हारा कि जो भी एडोलेसेंट है उसको पता होना चाहिए कि उसको अपना करियर एक्सप्लोर करना है, और आगे जाके वो क्या करना चाहता है उसको अभी ही पता होना चाहिए कि वो अपना करियर क्या बनाना चाहता है, क्या उसका करियर होना चाहिए। तो ये तुम्हारे कुछ डेवलपमेंटल टास्क हैं जो तुम्हें उसी टाइम फ्रेम में उसी डेवलपमेंटल स्टेज में पूरे करने। ठीक है। हर डेवलपमेंटल स्टेज का अलग अलग टास्क है जो अपन लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। शुरुआती दौर पे अभी हम प्रीनेटल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डेवलपमेंट तुम्हारी तभी से शुरू हो जाती है जब तुम कंसीव होते हो, जब तुम जाइगोटिक फेज में, जब तुम जर्मिनल फेज में, जर्मिनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होते हो, तभी से ही तुम्हारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इट्स नॉट लाइक जब तुम्हारी जितना जन्म होता है तब तुम्हारी डेवलपमेंट होती है। तुम जब अपनी माँ के कोख में होते हो तभी से तुम्हारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सो जो तुम्हारा प्री नेटल, नेटल मतलब तुम्हारा बर्थ,
बर्थ से पहले, तो प्री नेटल है ना। प्री नेटल मतलब तुम्हारा बर्थ से पहले का जितना भी फेज हुआ उसको हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली अ पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, इसको हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब तुम कंसीव होते हो से लेके जब तक तुम्हारा जन्म होता है इतने फेज में तुम्हारी जो डेवलपमेंट होती है दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, ये वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। अब ये कितने वीक्स का होता है, आइडियली 40 वीक्स का होता है। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, जो भी चीजें हैं, तो अभी तुम्हारा, क्योंकि तुम इतना तो अभी तक जान ही गए हो कि तुम अभी कंसीव हुए, तो जब तुम कंसीव हुए हो तो तुम, हाँ, तुम अपने पेरेंट, तुम अपने दोनों पेरेंट, फादर से भी और मदर से भी, दोनों से तुम्हारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर, उनकी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आई इन फॉर्म ऑफ व्हाट, जीन्स। यस, तो जो भी उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट है ना, उसके हिसाब से तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारा प्री नेटल डेवलपमेंट, प्री नेटल पीरियड चलेगा, आगे चलेगा। रोड मैप है वो, जेनेटिक रोड मैप है कि बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे 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 होगा। तो प्री नेटल तुम्हारा उसी तरीके से चलता है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट गाइड्स आर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड एंड आफ्टर बर्थ। ये पूरा जेनेटिक मेकअप ही है, जेनेटिक तुम किस तरीके से पैदा, अपना तुम्हारा किस तरीके की तुम्हारे अंदर क्वालिटीज आएंगी, तुम किस तरीके से आगे बढ़ोगे, तुम किस तरीके की तुम्हारी हाइट होगी, सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। सो ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है विच गाइड्स आर डेवलपमेंट। उसके बाद, क्या सिर्फ जेनेटिक इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए? दोनों इंपॉर्टेंट है, गुड। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल अफेक्ट आर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ प्रीनेटल स्टेज। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जेनेटिक ही करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर भी प्रीनेटल स्टेज को, प्रीनेटल पीरियड को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑलरेडी तुम जो जेनेटिक है वो तो रहेगा, इसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन एनवायरमेंटली मदर की कंडीशन क्या है, मदर को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ट्रीटमेंट एज इन उनकी कितनी केयर हो रही है, उनको कितना काम कर रही है, उनको कितना रेस्ट मिल रहा है, वो क्या खा रही हैं, वो हर एक चीज तुम्हारे डेवलपमेंट पे असर डालती है ना। ओके, प्रीनेटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा ना, मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक, माँ की एज क्या है, माँ का खाना कैसा है, माँ का इमोशन कैसा है, हमेशा स्ट्रेस में रहती है, हमेशा खुश रहती है, हमेशा परेशान रहती है, हर एक चीज तुम्हारे ही डेवलपमेंट पे उनका असर पड़ रहा है। जैसा माँ फील करेगी तुम बच्चे के ऊपर वो असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट तुम्हारी उनकी उसकी माँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर माँ में कोई डिजीज है, डिजीज हो गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया, बच्चे पे पड़ने के असर होते हैं, आसार होते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से उस दौरान उनकी जो मेडिकेशंस होती है वो भी बहुत सोच समझ के उनको खानी होती है, वो कुछ भी नहीं खा, अभी तो जैसे तुम्हें बुखार होता है तुम पीएमसी खा लेते हो, पीएमसी अब किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, उसको पैरासीटामोल कहते हैं। पीसीएम, सॉरी सॉरी, पीएमसी पैरासीटामोल, हाँ, पीसीएम। पीसीएम पहले मुझे पता है, मुझे पीसीएम के बारे में थोड़ा लेटेस्ट पता चला। मैं अभी मतलब कुछ मैंने जो, जब मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ ना, जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो वो सबको बोलती, किसी का पीसीएम है क्या, पीसीएम। मैंने बोला यार पीसीएम तो सुना सुना लग रहा है, मतलब मैंने बोला पीसीएम तो सब्जेक्ट होता है, मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, फिर उसने बोला मुझे ना पीसीएम चाहिए, मैंने बोला पीसीएम पीसीएम, फिर उसने बोला अरे हाँ, मेरे पास है पीसीएम। तो फिर मैंने देखा तो वो पैरासीटामोल। तो मैंने बोला, एक तो लोग इतना शॉर्टकट बना लेते, इतना शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना चीजों का, जिसके बारे में अपन लोग को पता ही नहीं होता। तो मैंने भी तुम्हें बता दिया अगर तुम्हें नहीं पता। तो पीसीएम, तो जैसे पैरासीटामोल वो नहीं खा सकते, सिर्फ हम लोग तो खा लेते हैं, कुछ भी हुआ, बुखार हल्का सा भी लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं ना, पीसीएम खा लेते हैं। लेकिन जो मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, वो पीसीएम नहीं खा सकती, क्योंकि उससे बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो अगर माँ कोई भी डिजीज या कोई भी इंफेक्शन उनके अंदर है, तो वो उनके प्री नेटल डेवलपमेंट पे उसका काफी असर पड़ेगा। मान लो जर्मन मीजल्स है, रुबेला है, या एचआईवी है, या कुछ भी है, इन सब से जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। तो ये एक अफेक्ट है। सबसे पहला तुम्हारा प्री नेटल डेवलपमेंट किससे अफेक्ट हो रहा है, तुम्हारी मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक से।
दूसरा मार्क में कोई भी अगर डिजीज है उससे। तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होते हैं? टेराटोजेंस कुछ ऐसे एनवायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल ऐसे एजेंट्स होते हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट को खराब कर सकते हैं, जिसके वजह से बच्चे में काफी एबनॉर्मेलिटी, मतलब एबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम आ सकती है, या डेथ हो सकता है बच्चे का, कुछ भी हो सकता है, बच्चे क्या क्या माँ का भी हो सकता है। ठीक है, तो टेराटोजेंस मतलब जिसकी वजह से डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है माँ के कोख में, वो अफेक्ट पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली अफेक्ट हो। तो अगर माँ बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक ले रही, चाय बहुत ज्यादा पी रही, तो हमारे यहाँ तो इंडिया में तो ये चीजें काफी होती है ना, कि चाय पी ली, बहुत ज्यादा चाय पी ली। लेकिन इसमें भी ये होता है कि ज्यादा कैफीन इंटेक नहीं होना चाहिए, ज्यादा कॉफी, ज्यादा चाय, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब टेराटोजेंस होता है। तो टेराटोजेंस से मतलब बेसिकली अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल हो गया, या कोई ड्रग्स हो गए, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके का रेडिएशन, किसी तरीके का पोल्यूशन, तो ये सारे टेराटोजेंस यही होते हैं। ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोई भी कोकेन हो गया, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं, वो अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से फीटस के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है। और कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी मतलब बर्थ के दौरान जो एब्नॉर्मेलिटी होती है, जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो डिलीवरी के टाइम काफी डिफिकल्टी होती है इन टेराटोजेंस की वजह से। ठीक है, उसके अलावा अगर रेडिएशन है, ज्यादा एक्सरे हो रहा है, ज्यादा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इन सब चीजों से भी बच्चे पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये सब चीजें काफी कम होती। यस, उसके बाद कुछ और केमिकल्स, अगर तुम्हारे जैसे मदर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास रह रही है, तो वहां पे काफी पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो ये सारी पोल्यूशन की वजह से भी परमानेंट चेंज हो सकता है जीन्स में, क्योंकि अगर वही अगर वो उस एरिया में रह रही है, तो वहां के एयर पोल्यूशन है, हवा में बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, तो वो वही सांस ले रही है, तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगा। अगर वहां के पानी अच्छा नहीं है, वो पानी वही कंज्यूम कर रही, तो उससे बच्चे को अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इन टोटल मिलके, जिसको हम काफी ओवरलुक कर देते हैं, ये सब चीजें बच्चों की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं असर डालती है। जितने भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट या टॉक्सिक वेस्ट होता है, बैटरी वेस्ट होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्क्यूरी, लेड, ये सब से बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होता है। ठीक है, तुम मानो या ना मानो। सो ये कुछ चीजें हैं जिनके जो हम प्रीनेटल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, तो वो किसी भी चीज का सोर्स पहले यहीं से शुरू करती है, पहले छानबीन यहीं से होती है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी थी प्रीनेटल के टाइम, आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी, तो मदर को भी बुलाया जाता है। अगर बच्चे का डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चा गया है, तो उसके साथ उसकी मदर भी जाती है, बच्चे की मदर भी जाती है, क्योंकि प्री नेटल स्टेज का पूरा डिटेल देना पड़ता है कि बच्चे का प्री नेटल स्टेज में कैसी डेवलपमेंट हुई थी, जब बच्चा कोख में था तो उसकी डेवलपमेंट कैसी थी, माँ को क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिले थे, माँ को क्या क्या केयर मिला था, माँ कोई टेराटोजन का यूज तो नहीं कर रही थी, माँ की 40 वीक्स की डिलीवरी की का पूरा जो प्रीनेटल पीरियड है वो हुआ था कि ना, 40 वीक्स का प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ओवर डिलीवरी या प्री डिलीवरी तो नहीं हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन डिलीवरी हुई, हर एक चीज, कितने बजे डिलीवरी हुई, बच्चा जब हुआ था तो वो रोया था नहीं रोया था, हर चीज जो हम ओवरलुक करते हैं, वो सब चीजें तुम्हारी डेवलपमेंट में असर डालती है, वो तुम्हारी डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी होती ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को प्री नेटल डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है। यस, प्री नेटल तो मैं बता दूं, इस पे यू कैन एक्सपेक्ट 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन, वो मेजरली इस पे क्वेश्चन क्या आता है आई टेल यू। इस पे क्वेश्चन आता है टेराटोजेंस, टेराटोजेंस क्या होते हैं, इसी के ऊपर तुम्हारा इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो आई एम थिंकिंग कि लेट्स कीप यहीं पे आज इसको हम रखते हैं, इतना ही आई वांटेड टू टीच यू टुडे,
क्योंकि फिर देखो इन्फेंसी है, और इन्फेंसी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, और मैं इन्फेंसी को बीच में रोकना नहीं चाहती, मैं बीच में इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इन्फेंसी हम लोग कल की क्लास में लगभग 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1.5 घंटे में खत्म करने की, 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा अप्रोक्स, आई विल ट्राई कि मैं इसको जल्दी खत्म कर दूं। अगर नहीं हुआ तो 1.5 घंटा मैक्स, मैंने कहा 1.5 घंटे से ज्यादा हमारी क्लास कभी नहीं जाएगी। तो 1.5 घंटे में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। आज मैंने तुम्हें प्री नेटल स्टेज पढ़ाया, एटलीस्ट तुम्हारा 2 या 3 मार्क्स इज गारंटीड, क्योंकि टेराटोजन्स पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर तुम्हारा आएगा तो इसमें तुम टेराटोजन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। Okay. So with this, we have completed our today's class. कैसी रही, कैसा लगा, अच्छा लगा पढ़ के, मजा आया, कुछ नया पता चला? हाँ। इसी के लिए बोला जाता है जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान जैसे प्री नेटल स्टेज में ही माँ को अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी और अपने बच्चे का, क्योंकि किसी भी तरीके का माँ स्ट्रेस लेगी, माँ कुछ भी करेगी, उसका पूरा पूरा इफेक्ट उसके बच्चे पे जाएगा। तो अगर माँ स्ट्रेस ले रही है, माँ का खाना पीना अच्छा नहीं है, माँ अच्छे से न्यूट्रिशन डेफिसिट है, तो वो पूरा उसके बच्चे पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। माँ जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ देख रही है, माँ अपने जो भी वो कुछ मीडिया एक्सपोजर भी देती है, वो भी बच्चे के उस पे जाता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई मसला है, कोई वो है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो कमेंट में डाल देना, वीडियो के कमेंट में मेल कर देना, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे तुम कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है, पढ़ाई के अलावा कोई डाउट है तो मुझे कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। अपन लोगों के बीच में बात रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, याद है कॉन्फिडेंशियलिटी अभी हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, वो रिसर्च के लिए पढ़ा था ना, वैसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है उसका बेसिक एथिक है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है, एंड मैं ये इस बात का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आई डू दैट, आई कंप्लीटली फॉलो दैट, और मैं कंप्लीटली रिस्पेक्ट। तो देखो कोई भी अगर तुम्हें मसला है ना, जो तुम ऐसा है कि किसी को नहीं बता पा रहे हो बट यू वांट टू रियली शेयर विद समवन, तो मुझे बता सकते, ठीक है। अपन लोग के बीच में बात रहेगी, अपन लोग से बाहर वो बात नहीं जाएगी, इतना मैं तुम्हें अश्योरेंस दे सकती हूँ, और इतनी मैं तुम्हें गारंटी 200% गारंटी भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है, तो देखो कोई भी परेशानी होगी वो फिर तुम्हारी डेवलपमेंट पे तुम्हारा असर पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर परेशानी है तो जस्ट कमेंट टॉक टू मी, तुम मुझे मेल कर सकते हो, फिर अपन लोग उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो इसको अपने दोस्तों को भी बता देना कि ऐसा कुछ चल रहा है ना, यूट्यूब पे कुछ नया नया कुछ दौर आया है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो बता देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर उनको साइकोलॉजी समझने में कोई भी तरीके की परेशानी है तो वो उसको समझ सकते हैं। एंड बाकी तो हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, कल अपन लोग इन्फेंसी शुरू करेंगे। सो आई होप तुम लोग, मैंने अभी तक तुम्हें जितना पढ़ाया प्लीज उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगर लेट के जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना वो भी समझ में आ रहा है, उठ के थोड़ा सा पढ़ लो, और कॉपी और लाइक बुक और पेंसिल दोनों साथ में लेके इसको मार्क कर लिया करो, ओके, ठीक है। सो विद दिस टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो एट दिस टाइम 4:30 PM। तब तक तुम अपना नाश्ता कर लो, नाश्ता करने का टाइम हो गया, चाय पी लो, चाय का टाइम हो गया, तुम भी चाय पी लो, मैं भी चाय पी लेती हूँ, ठीक है। एंड फिर हम मिलते हैं कल। सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।